टॉकिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। जी हां, प्राइम टाइम के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे उन खबरों की जो दिन भर चर्चा का विषय रहती हैं। टॉकिंग पॉइंट बनी रहती है। चलिए तो खबरों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये कह रही है कि अब 23 दिसंबर के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली में 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी की बड़ी बैठक है। गुरुवार शाम डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित वरिष्ठ नेता जाएंगे दिल्ली और बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर जाहिर तौर पर और मसले भी होंगे, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला है वो है मंत्रिमंडल का विस्तार। तो ये एक ऐसा अवेटेड पॉलिटिकल इवेंट है जिसकी तैयारी और जिसकी प्रतीक्षा सभी को है, क्योंकि एक सरकार विधिवत रूप से तभी पूरी तरह से कामकाज को लेकर आगे बढ़ती है जब उसका एक पूरा विस्तारित मंत्रिमंडल होता है। और इसीलिए सबको इंतजार है बेकरारी से कि कब नया मंत्रिमंडल सामने आएगा। और अब बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ और ये खबर है रायपुर से। विष्णुदेव साय यानी सीएम छत्तीसगढ़ 22 दिसंबर को जाएंगे दिल्ली, यानी प्लान वही है कि इन तीनों राज्यों में राजस्थान को भी शामिल कर लीजिए। मंत्रिमंडल की बात है। 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी की बैठक में वो होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव और संकल्प अभियान के मुद्दों पर होगी चर्चा। मंत्रिमंडल को लेकर हाईकमान के नेताओं से जाहिर तौर पर बातचीत होगी ही, क्योंकि ये एक बेहद अहम मुद्दा है। तो दोनों ही राज्यों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, कैबिनेट के साथ जो सरकार के कामकाज से जुड़े दूसरे मसले हैं उन पर बातचीत होगी। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में गुरुवार को छिड़ सकता है सियासी घमासान और विधानसभा का ये जो सत्र है इसका अंतिम दिन है गुरुवार को, और ये काफी हंगामेदार हो सकता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनकी तस्वीर विधानसभा में अध्यक्ष की आसंदी के पीछे से हटाए जाने को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, एक टकराव की स्थिति बन रही है। कांग्रेस बीजेपी ने विधायक दल की बैठकें बुलाई हैं और कांग्रेस एक बड़ा मसला खड़ा करने की कोशिश कर रही है, नेहरू जी की फोटो को हटाने के मसले को लेकर। विधानसभा में दूसरे मुद्दे उठाने को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी और बीजेपी ने जो कोशिश है कांग्रेस की कि बीजेपी यानी सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा किया जाए, उसका जवाब देने के लिए एक माकूल रणनीति को लेकर बीजेपी भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी से जुड़ती हुई एक और खबर है जिससे आपको रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा से, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, कि पंडित नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर सियासत बदस्तूर जारी है। कांग्रेस विधायक इस मसले को लेकर सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए। नेहरू की तस्वीर सदन से हटाए जाने को लेकर वो पुरजोर विरोध जता रहे हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित कांग्रेस विधायकों ने बाबा साहब अमर रहे ये नारे भी लगाए। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप लगाया। तो इस मसले को लेकर लगातार तकरार और टकराव जारी है। सुनिए क्या कुछ कहा है इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने, ये भी सुनते हैं। प्रदर्शन करने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले भी कहा है कि देश में अनेकों पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं, केवल एक ही पूर्व प्रधानमंत्री की फोटो की क्यों आवश्यकता है? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर से बढ़कर आज नेहरू जी हैं? क्या ये दलित विरोधी मानसिकता नहीं है? कांग्रेस ने लगातार अंबेडकर जी का विरोध किया। ये वास्तव में नेहरू जी की फोटो लगाने का मामला नहीं है, ये अंबेडकर जी का विरोध करने का मामला है। पत्र लिखा है, इसके बारे में निराकरण करेंगे। पिछले कार्यकाल में ये परिवर्तन हुआ था और इस कारण से हुआ था क्योंकि विद्रूप हो गई थी, वह जो प्रतिमा है उसके पीछे शीलन आ गई थी, इस कारण से उसको परिवर्तन किया गया था। आगे क्या करना है इसके बारे में सदन की समिति है, वो समिति जो भी सिफारिश करेगी तो हम निर्णय करेंगे। चलिए तो ये पूरा मामला है क्या, इसको जानना और समझना भी बहुत जरूरी है कि ये पूरा मसला कैसे विवादों के गर्दो गुबार में घिर गया। आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा से जवाहरलाल नेहरू की फोटो हटाई जाती है जहां अध्यक्ष बैठते हैं।
यानी आसंदी जिसको हम कहते हैं, अध्यक्ष का आसन, उसके ठीक पीछे लगी थी पहले महात्मा गांधी की फोटो, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो, और बीजेपी के पूरे 18-19 साल के शासनकाल में ये स्थिति बनी रही। लेकिन नेहरू जी की जगह बाबा साहब अंबेडकर की फोटो इस सत्र में नजर आई, और इसके पीछे यह भी कहा गया कि उस तस्वीर में सीलन आ गई थी, इसलिए हटाया गया। नेहरू जी की तस्वीर हटाने को कांग्रेस ने बीजेपी की एक राजनीतिक रणनीति बताया और आपत्ति जताते हुए इसे पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान बताया। और यही मसला दोनों ही दलों के बीच टकराव और तकरार का एक बड़ा सब्जेक्ट बनता हुआ दिख रहा है। अंतिम दिन यानी गुरुवार को सबकी निगाहें होंगी कि इस मसले पर क्या कुछ होता है। चलिए, मनोज हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स हमारे साथ हैं। मनोज, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, गुरुवार का दिन क्या हंगामा खेज हो सकता है, और क्या आपको लगता है कि एक गतिरोध बनने की वजह से, जैसा हम लोकसभा में देख रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश विधानसभा में भी ये मसला, क्योंकि दोनों तरफ नया नेतृत्व है, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगा, किस तरह की तस्वीर उभर रही है गुरुवार को इस मसले को लेकर? देखिए सरोज जी, ये तो तय है कि ये मसला सदन में भी दिखाई देगा और सड़क पर भी दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस की अभी जो बैठक चल रही है उनकी भी यही तैयारी है कि इस मसले को हम सदन में उठाएं, लेकिन सदन के बाहर भी जो लोकसभा का मुद्दा है वो दोनों मुद्दे लेकर हम बाहर आए। तो बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं, कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन बड़े ही चतुराई के साथ मैं एक तरह से कहूंगा कि अंबेडकर को आगे बढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, भले वो सीडन की बात कही जा रही हो। और ये ऐसा मुद्दा है जिसमें कांग्रेस भी बड़ी मुश्किल में है कि करें क्या। नेहरू की प्रतिमा की बात तो हो रही, लेकिन वहां प्रतिमा समाप्त करिएगा, वहां फोटो नहीं लगेगी, जिस तरह की बातें कही जा रही है। और अब ये नजर आ रहा है कि ये मुद्दा और गरमाने वाला है। बीजेपी भी सड़क पर होगी, कांग्रेस भी सड़क पर होगी, दोनों की बैठकें। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की बैठक खत्म हुई है और उसके लिए रणनीति बनेगी। यदि कांग्रेस कुछ सवाल उठाती है तो वो भी जवाब देने के लिए तैयार है। कई वरिष्ठ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है सदन के भीतर। कैलाश जी जैसे लोग हैं, प्रहलाद पटेल जैसे लोग हैं। उसी तरह हम देख रहे हैं कि कल उमंग सिंगार और उनकी टीम भी नजर आने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करते हैं मनोज जी आपका। तो ये मंजर है अगर हम बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा की। और अब मध्य प्रदेश विधानसभा से सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस में लगातार हार के बाद हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। कुनबे की कलह कांग्रेस को परेशान कर रही है। अब छत्तीसगढ़ के सीनियर ट्राइबल लीडर नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 8 महीने पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। तब उन्होंने बीजेपी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया था, खुद उनकी, और यह भी कहा था कि आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है बीजेपी। लेकिन अब वो मसला ही खत्म हो गया, क्योंकि बीजेपी ने तो आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को ही मुख्यमंत्री बना दिया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कई कार्यक्रमों में तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के साथ नंद कुमार साय दिखते थे। उन्हें CSIDC में अध्यक्ष का पद भी दिया गया। नंद कुमार साय के इस्तीफे के बाद अब खबर है कि बीजेपी के नेता साय से संपर्क में हैं। चर्चा यह भी है कि नंद कुमार साय से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने तो एक गंभीर आरोप भी जड़ दिया है। उनका कहना है कि नंद कुमार साय बीजेपी के गेम प्लान के तहत कांग्रेस में आए थे। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने नंद कुमार के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मामला बढ़ रहा है। इस पर दोनों ही पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, ये भी सुनिए। परिणाम विपरीत आने के बाद इस प्रकार के तत्काल कदम उठाना समझ से परे है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई सीक्रेट प्लान 2023 था जिसके वो हिस्सा थे, और अब मिशन कंप्लीट हुआ तो मिशन 2024 के लिए वापसी की तैयारी में। अब वो तो क्या है, कांग्रेस तो डूबती नैया है, अब सब छोड़ के भाग रहे हैं। उन्हीं के कितने हारे हुए प्रत्याशी वो लोग कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। साय जी हमारे मित्र नहीं, हमसे बड़े वरिष्ठ हैं। हम लोगों को वो लाए थे भारतीय जनता पार्टी में, हमारे वो मार्गदर्शक थे, है ना। अब संगठन अध्यक्ष जी जानेंगे। चलिए, तो नंद कुमार साय की बीजेपी में वापसी के मायने क्या है, इसको समझाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। नंद कुमार की बीजेपी में वापसी के मायने ये समझे जा सकते हैं कि एक तो छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर आदिवासी नेता हैं, जाहिर है
3 बार के विधायक रहे हैं और 5 बार सांसद रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी काफी अहम रहता है उनका चेहरा आदिवासी सीटों पर। तो विष्णुदेव साय चाह सकते हैं कि अगर वो वापस लौटते हैं तो आदिवासी समुदाय और उस वोट बैंक को एक संदेश मिलेगा कि हम अपने नेताओं का सम्मान करते हैं, और अगर वो गलती भी करते हैं या चेंज ओवर करते हैं, पार्टी बदल भी लेते हैं, तो हम बाहें फैलाकर उनका स्वागत करते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस को, जिसको इस चुनाव में सरगुजा और बस्तर दोनों ही आदिवासी सीटों पर काफी झटका लगा है, उसे एक और बड़ा झटका लग सकता है। तो ये गेम प्लान आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में हो सकता है। और जैसा हम आपसे कह रहे थे कि इससे इनकार नहीं किया है किसी ने भी बीजेपी में कि क्या नंद कुमार साय बीजेपी में वापस आ सकते हैं। हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव। आदित्य, बड़ा ही दिलचस्प इक्वेशन है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सियासत तो यही कहती है। क्या अपडेट है और क्या एक और झटका कांग्रेस को लग सकता है छत्तीसगढ़ में? देखिए शरद जी, एक कहावत है, न राम मिली न माया। विष्णुदेव साय सीएम बन चुके हैं, आदिवासी चेहरा। नंद कुमार साय यही आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों की नहीं सुनी जाती, आदिवासियों को बड़ा पद नहीं दिया जाता। वो नंद कुमार साय जिनको भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बनाया, पहले नेता प्रतिपक्ष बने छत्तीसगढ़ राज्य अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे, लगातार सांसद रहे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। लेकिन कुछ कमी रह गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब कांग्रेस आए, जो शीर्ष पंक्ति में नजर आते थे बीजेपी के शासनकाल में, वो पीछे नजर आने लगे आम कार्यकर्ताओं के साथ। दुख तो हुआ होगा, और ऐसे में जब विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये वापसी की अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। क्योंकि विष्णुदेव साय ने बहुत सही कहा, विष्णुदेव साय को राजनीति में लाने में अगर कोई शख्स सामने था तो दिलीप सिंह जुदेव और नंद कुमार साय का बड़ा हाथ था। दोनों ही जशपुर से राजनीति अपनी शुरुआत की, और ऐसे में अब वो जान रहे हैं जब आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए तो अब उनकी पूछ परख भारतीय जनता पार्टी में हो सकती। तो संभावनाएं तलाश रहे भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना। लेकिन हाँ, कांग्रेस जाकर बड़ा नुकसान अपना नंद कुमार साय ने कर लिया। बिल्कुल आदित्य, और उत्तर प्रदेश में एक कहावत कही जाती है, जैसा आपने कहा, ना माया मिली ना राम। वहाँ खास अंदाज में कहते हैं कि सुनो भैया, चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और बन गए डुबे जी। तो ये कहा जाता है यूपी में। लेकिन शुभकामनाएं हैं नंद कुमार जी को भी, हो सकता है उनके कदम फिर उनकी पुरानी पार्टी की तरफ मुड़ जाए। बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अरुण, आने वाले दिनों में देश के खिलाफ बोलने पर जेल जाना पड़ सकता है। यह खबर आपको चौंका सकती है। मॉब लिंचिंग में दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय आपराधिक कानूनों में बदलाव को लेकर बेहद गंभीर है। सीआरपीसी यानी जो दंड प्रक्रिया संहिता है, उसमें पहले 484 धाराएं थी, अब इसमें 531 धाराएं होंगी। मानव अधिकारों से जुड़े कानून, देश की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। मॉब लिंचिंग जैसे अपराध के लिए नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान है। शाह ने कहा कि पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में भी बदला जा रहा है। बता दें आपको कि 3 नए क्रिमिनल जो प्रोसीजर लॉ है उससे जुड़े विधेयक राज्यसभा में पास हो गए हैं। अब इसे राज्यसभा में रखा भी जाएगा और वहां से पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उसके नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए
इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए। ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। काफी सख्त प्रोविजन आप देख रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री बता रहे थे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की मिमिक्री का वीडियो बनाने पर राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर लीडर घिर गए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी का जवाब भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि वीडियो में मेरा फोन जरूर मीडिया दिखा रहा है, लेकिन मीडिया जो कुछ दिखा रहा है उस पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सांसदों के निलंबन पर भी मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो उन्होंने एक तरह से प्रतिप्रश्न खड़े किए हैं कि मेरा फोन तो दिखाया जा रहा है, लेकिन इस मसले पर मीडिया में चर्चा और बहस मुबाहिसे नहीं है, ये उनका एलिगेशन भी है। तो पहले आप देखिए कि ये वीडियो जो था, जिसको लेकर ये पूरा मामला बहुत ज़बरदस्त तूल पकड़ चुका है। आपको ये भी बता दें कि इस पर 140 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित किया जा चुका है और ये सिलसिला जब से ये विवाद है सुरक्षा वाला तब से चल रहा है। और आपने देखी वो तस्वीरें भी जिसमें मिमिक्री करने पर राहुल गांधी भी अपना मोबाइल पकड़े हुए वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, वो भी सुनिए। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें। और ये मिमिक्री को लेकर जो विवाद छिड़ा है, इसकी गर्माहट मध्य प्रदेश की सियासत में भी हम देख रहे हैं और ये मसला बीजेपी कांग्रेस के बीच जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी विधायकों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। पुतला दहन से पहले भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, जनरल सेक्रेटरी और वरिष्ठ विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने टीएम सांसद की मिमिक्री का राहुल गांधी के माध्यम से वीडियो बनाने को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का एक घृणित चरित्र है, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान करने का काम कांग्रेस करती रही है। तो ये गंभीर आरोप भी कैलाश विजयवर्गीय जी का रहा है। तो ये मसला मध्य प्रदेश भी आ चुका है। क्या कुछ कहा है, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान भी आपको सुनाते हैं। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की टीएमसी के सांसद ने और राहुल गांधी जी ने उनका वीडियो उतारा, उसकी निंदा नहीं की। मैं समझता हूं यह कांग्रेस का चरित्र है, यह कांग्रेस का गंदा चरित्र है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का अपमान करना, संविधान की धज्जियां उड़ाना। उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सारे देश में पुतला दहन का निर्णय लिया है। आज हम यहाँ राहुल जी का पुतला दहन करेंगे। बॉलीवुड की एक फिल्म थी जिसका एक बड़ा चर्चित गाना था, पैसा ये पैसा, हो तो मुसीबत, ना हो मुसीबत। बात सही है, पैसा अगर जरूरत से ज्यादा हो तो मुसीबत है, और पैसा ना हो तो इससे बड़ी मुसीबत क्या है। तो पैसा जिसकी दीवानी पूरी दुनिया है, जिस पैसे को पाने के लिए लोग किसी भी हद से गुजर जाते हैं, यदि यही पैसा कहीं लावारिस पड़ा हो और उसका कोई दावेदार या मालिक ना हो, जी हाँ, आप क्या कहेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ है साहब। और ये लावारिस पैसा भी थोड़ा बहुत नहीं है। ये पैसा कितना है, थोड़ा गैस करिए। ये पैसा है 42,000 करोड़ रुपए। और ये ऐसा पैसा है जो अलग अलग बैंकों में जमा है।
लेकिन इसका कोई भी दावेदार नहीं है। फरवरी 2023 तक अनक्लेम्ड अमाउंट का ये आंकड़ा 35,000 करोड़ रुपए का था, यानी लावारिस पैसे में बीते साल के मुकाबले 28% की बढ़ोतरी हुई है। अब आरबीआई ने लावारिस जमा की मात्रा कम करने और सही दावेदारों को राशि वापस करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बैंकों को 10 साल या उससे ज्यादा वक्त से निष्क्रिय यानी जो पैसिव पड़ा है या जो पैसिव अकाउंट्स हैं यानी निष्क्रिय खाते हैं, कोई लेन देन नहीं है, उन खातों में लावारिस डिपॉजिट की लिस्ट बैंकों की वेबसाइट पर डालने का उसने निर्णय लिया है। साथ ही जो डेड पड़े हैं, मृत पड़े हैं जो खाते, उनके ग्राहकों या कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने की सलाह भी दी गई है। गजब है साहब, इन लोगों को जरूरत ही नहीं है। तो ये बड़ी दिलचस्प खबर आपने देखी। चलिए अब बढ़ते हैं एक अगली खबर की तरफ। फिल्म मेकर करण जौहर पर अपनी फिल्मों के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का इल्जाम लगता रहा है। अब अपने आने वाले प्रोजेक्ट के जरिए करण इसी नेपोटिज्म की सच्चाई को बयान करने वाले हैं। करण के धर्मा एंटरटेनमेंट ने हॉटस्टार के साथ मिलकर एक नई वेब सीरीज शो टाइम बनाई है। इस वेब सीरीज की पहली झलक दर्शकों के सामने आई है। इसके माध्यम से करण जौहर बॉलीवुड के पर्दे के पीछे की कहानी का पर्दाफाश करने वाले हैं। पर्दे पर दिखने वाली रंग बिरंगी दुनिया के पीछे असल में माया नगरी का सच क्या है? क्या ये बहुत डार्क है, बहुत खराब है, या ये वैसा नहीं है जैसा हम सब सोचते हैं? ये सारी बातें शो टाइम का हिस्सा होंगी। शो टाइम में सिनेमा की दुनिया के अनदेखे और कैमरे पर बोले जाने वाले झूठ का सच भी दिखाया गया है। इसमें अरबों रुपए की फिल्म इंडस्ट्री की एक छोटी सी झलक भी है जो नेपोटिज्म और इंडस्ट्री में सत्ता संघर्ष की कहानी पर बेस्ड है। इस सीरीज में आप इमरान हाशमी, मौनी राय, नसीरुद्दीन शाह और महिमा मकवाना को देखेंगे। फिलहाल इसकी रिलीज डेट अभी सामने नहीं है। एक दौर था जब हमारे देश में बच्चों के लिए कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज की तारीख में बात करें तो खेलने वाले पढ़ने वालों से आगे निकल गए हैं। 7,30,000 रुपए ये वो रकम है जो हर एक गेंद के लिए, गौर कीजिएगा, हर एक गेंद के लिए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को मिलेंगे। ये खबर आप देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए आप पिच पर देखते हैं जिस तरह कई बार बल्लेबाज बोल्ड हो जाता है, उसी तरह एंकर भी कई बार गले की खिचखिच की वजह से एक बड़ा पुराना विज्ञापन है। हम भी मनुष्य हैं सर, कभी कभी ये भी हो जाता है, इसको भी झेल लिया करिए। जैसे आपने अभी गिल्लियां उड़ते देखा है। तो मिचेल स्टार्क, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, ये है मिचेल स्टार्क। तो आईपीएल 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम का उन्हें हिस्सा बनाया है और स्टार्क पर 24 करोड़ 75 लाख रुपए की बोली लगाई गई है और ये आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी बोली है। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की क्रिकेट लीग से तुलना करें तो पीएसआई के सबसे महंगे प्लेयर की सैलरी 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। अगर इस लिहाज से देखें तो स्टार्क अपने एक आईपीएल मैच की सैलरी से इससे ज्यादा कमा लेंगे। स्टार्क को एक मैच में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की सैलरी मिल जाए। चलिए, तो इसके साथ ही अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का और कल इसी समय इसी वक्त आपसे फिर मिलेंगे दुरुस्त गले के साथ। तो इजाजत दीजिए, गुड नाइट, शब बखैर।